हाँ जी क्लास, अब वेरी गुड इवनिंग। तो आज वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ऑलरेडी हम ह्यूमन आई पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ह्यूमन आई के साथ हम द कलरफुल वर्ल्ड की भी स्टार्टिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्लास, हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ लिया, डेविएशन पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन टू पढ़ लिया, एंगल ऑफ डेविएशन भी पढ़ लिया। आज हम यहां से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हम एंगल ऑफ डेविएशन तक लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए क्लास, अब आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रूव्ड दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। अब सनलाइट कैसी लाइट होती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सनलाइट का कलर क्या होता है? सूरज, भैया क्या कह रहा हूं मैं? सूरज, सनलाइट का कलर क्या होता है? येलो, येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज, येलो। तो देखो, आपको अगर मैं बताऊं कि भैया सनलाइट, सन का कलर, सनलाइट की कलर कैसा होता है, आप जब बचपन में ड्राइंग वगैरह भी करते हो, सन में हमेशा आप येलो या ऑरेंज, येलो ऑरेंज कलर भरते हो आप, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में सन की जो लाइट होती है वो व्हाइट कलर की होती है। वो हमारे एटमॉस्फेयर की रिफ्लेक्शन के द्वारा। अब एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन क्या होता है आगे टॉपिक में पढ़ने वाला, टेंशन नॉट, पूरा आपको एक डाउट क्लियर होगा, ठीक है। आगे पढ़ने वाला एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन क्या है, इसकी वजह से आपको सनलाइट है वो भैया अलग अलग कलर की दिखाई देती है। एक्चुअल में जो सनलाइट होती है वो व्हाइट कलर की होती है। कैसी होती है भैया? व्हाइट कलर, ठीक है बच्चे। अब व्हाइट कलर की होती है तो आपने अभी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था, व्हाइट कलर कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट कलर में 7 कलर्स होते हैं जिसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ठीक है। तो भैया उस व्हाइट लाइट में भैया, तो ये सबसे पहले किसने प्रूव करा? ये प्रूव करता है आइजैक न्यूटन। किसने करा था भैया? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन वो सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने ये प्रूव करा था कि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब he passed sunlight through a glass prism to form a band of 7 colors। अब उन्होंने भैया इसको चेक कैसे करा? उन्होंने एक स्पेक्ट्रम लिया, क्रिस्टल लिया भैया, एक स्पेक्ट्रम जो आपको मैंने पीछे दिखाया था, स्पेक्ट्रम से भैया सनलाइट पास कराई। तो उन्होंने देखा भाई जो सनलाइट है वो जब स्पेक्ट्रम से पास होगी तो 7 कलर्स में टूट रही है जैसे व्हाइट लाइट होता है। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई सनलाइट एक्चुअल में व्हाइट कलर की ही होती है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट, he tried to split the colors further by putting another prism ahead the prism forming स्पेक्ट्रम, बट ही फेल्ड टू ऑब्टेन वन मोर कलर्स। अब देखो बच्चे, उन्होंने कहा यार एक स्पेक्ट्रम से व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, तो 2 स्पेक्ट्रम लगा के देखते हैं, क्या पता 14 कलर हो जाए, ज्यादा कलर्स हो जाए, ठीक है। लेकिन वो उसमें फेल। यहाँ पर ये आपको दिखा रखा है। उन्होंने पहले क्या करा, यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम लगाया, स्पेक्ट्रम से भैया सनलाइट पास कराई, वो एक अंधेरे कमरे में चले गए जहाँ पे एक लड़की वड़की टूटी हो या फिर कोई भी से सनलाइट डायरेक्टली आ रही हो, वहां से सनराइज के आगे उन्होंने भैया क्या करा, अपना क्रिस्टल लगा दिया। उन्होंने देखा भाई सनलाइट जो है 7 कलर में टूट गई, विबग्योर कलर में टूट गई, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज में टूट गई, ठीक है। उन्होंने सोचा एक और स्पेक्ट्रम लगा के देखता हूँ क्या ज्यादा कलर्स आ जाए। तो उन्होंने उसके आगे एक और स्पेक्ट्रम लगाया, लेकिन इससे क्या हुआ, वो जो 7 की 7 लाइट्स इस स्पेक्ट्रम में गई, तो जब वो बाहर आई तो दोबारा से व्हाइट लाइट बन गई। पहले स्पेक्ट्रम से गई व्हाइट लाइट, तो देखो भैया पहले व्हाइट लाइट जब स्पेक्ट्रम से गई, सॉरी जब हमारे प्रिज्म से गई, तो भैया वो 7 कलर्स बन गई। अब 7 कलर्स जब दोबारा से भैया प्रिज्म में गए तो व्हाइट लाइट बन के बाहर आए, ठीक है। तो मतलब व्हाइट लाइट से 7 कलर, 7 लाइट से फिर से दोबारा व्हाइट कलर। क्लियर है? तो जब आप 7 लाइट्स को बैंड को दोबारा से स्पेक्ट्रम में डालोगे तो व्हाइट कलर बन के बाहर आएगा, तो व्हाइट कलर बन के बाहर आएगा। समझ आ रहा है? ओके। अब यहाँ पे एक बच्चे करते हैं, हाँ जी आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट, he formed a spectrum from sunlight and placed an identical but inverted prism in front of the prism, forming the spectrum all the 7 colors combined by the inverted prism and emerged as white light। तो आपको ये बता रखा है, उन्होंने दोबारा से एक और प्रिज्म लगाया, लेकिन सातों की सातों लाइट दोबारा से कन्वर्ट होके भैया व्हाइट कलर बन गई। समझ आ रहा है? व्हाइट लाइट आई, 7 कलर में टूट गई, 7 लाइट गए व्हाइट कलर में बन गई, ठीक, कंबाइन हो गए। पहले जो स्प्लिट हुआ था, डाइवर्जन हुआ था, वो दोबारा जाके वहां कंबाइन हो गया, ठीक है बच्चे। याद रखना इस बात का। तो क्या बोल रहे हो, स्टोरी ज्यादा 23 बार नहीं बनना चाहिए, तो मैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था भाई, दोबारा से ऐसा हो गया, ठीक है। अब व्हाट इज रेफर एज व्हाइट लाइट? तो व्हाइट कलर का मतलब क्या होता है? एनी लाइट दैट फॉर्म अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू द सनलाइट इज रेफर्ड एज व्हाइट लाइट। तो भाई व्हाइट लाइट का मतलब होता है कोई भी लाइट जो ये स्पेक्ट्रम से पास होकर 7 कलर्स में टूट जाए, हम उसको बोलेंगे व्हाइट लाइट। क्या बोलेंगे? व्हाइट लाइट, ठीक है भैया। सनलाइट भी एक्चुअली व्हाइट लाइट की होती है। नेक्स्ट, क्लियर है ये कांसेप्ट? अब पढ़ने में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इधर देखिए।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होता है देखो जी, when light enter oblique from a denser medium to a rare medium and angle of incident exceed critical angle। देखो जब मैंने आपको बताया था यहाँ पे मान लीजिए, हाँ जी इधर यहाँ पे हमने भैया एक ग्लास लिया, कांच का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। अब ये भैया रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, बताया था इसके बारे में। ये रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। अब जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, मुझे अगले पेज पर इधर देखो यहाँ पे आपका रेयर मीडियम है, एयर है, रेयर मीडियम, यहाँ पे आपका डेंसर मीडियम है। और आपको पता है जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट क्या करती है भैया, मूव करती है। कहां पे मूव करती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम बस ठीक भाई। लाइट को एक्चुअल में कहां जाना चाहिए था? लाइट को एक्चुअल में भैया ऐसे जाना चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था भाई। लाइट सीधी आई तो सीधी जानी चाहिए थी, लाइट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई तो लाइट थोड़ी सी बेंड हुई। तो सॉरी, जब मैंने उल्टा बोल दिया, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो लाइट क्या होती है? नॉर्मल, ये नॉर्मल है भैया, तो लाइट टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। लाइट कहां शिफ्ट हो जाएगी? टूवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। लाइट थोड़ा सा भैया अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और लाइट जो होगी वो हमारी किस तरीके से हो जाएगी? लाइट हमारी थोड़ी इस तरह से बेंड हो जाएगी, लाइट थोड़ी इस तरीके से हमारी बेंड हो जाएगी, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, आपको पता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जब जैसे जैसे आप इसका एंगल बढ़ाते रहोगे, जैसे जैसे आप इसको ऊपर नीचे करते रहोगे, मैं यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है, यहाँ पे एंगल घट रहा है, तो इससे भैया ये इसकी रोटेशन भी होती रहेगी। इसको मैं सामने दिखाता हूँ एक वीडियो के साथ। हाँ जी क्लास, इस वीडियो के थ्रू आप समझिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, एनिमेशन के थ्रू तो आपको अच्छे समझ आएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले इस चीज को देखो भाई। लाइट यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? लाइट है यहाँ पे, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। डेंसर मीडियम से अगर इसको लिखने तो उसके ऊपर जाओ भाई। लाइट क्या हो रहा है? डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, लाइट डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रही है, या रेयर मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात क्या होनी चाहिए हमें यहाँ पे ऑब्वियस सी बात होनी चाहिए। देखो लाइट सीधी जाती है, यहाँ पे ऐसे सीधी जाती है, लेकिन लाइट क्या करेगी भैया? नॉर्मल से दूर जाएगी थोड़ा, नॉर्मल से। भाई जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर। अब जब इससे उल्टा होता है तो नॉर्मल के पास जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब जैसा जैसा यहाँ पर आप एंगल बढ़ाते जाओगे, जैसे मान लो इसको आप थोड़ा सा और साइड कर दोगे, इस लाइन में यहाँ कर दोगे, इस लाइन में यहाँ कर दोगे, वैसे वैसे क्या होगा? ये लाइट और ज्यादा बेंड होती रहेगी। जैसे मान लो लाइट की रेस यहाँ से कर दी तो लाइट थोड़ी और बेंड हो जाएगी, लाइट की रेस थोड़ी और इधर से डाली तो भाई एक समय ऐसा आएगा कि अंदर ही रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही आ जाएगी लाइट, लाइट बाहर नहीं जाएगी, ठीक है भाई। क्या है, नहीं समझ आएगा दोबारा देखेंगे, टेंशन नॉट। हाँ बच्चे देखिए, अब भैया इन सबको हटा के थोड़ा साइड में देखते हैं। हाँ देखो, लाइट क्या हो गई? नॉर्मल से दूर हटी, ठीक है। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे एंगल बढ़ाते रहोगे, ये भी नीचे की तरफ होती रहेगी। जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे ये भी नीचे होती रहेगी, ठीक है। इधर देखो, और देखो थोड़ा सा और बढ़ाएं, अब एंगल नीचे की तरफ आ लाइट, अब ये नीचे की तरफ आएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है भाई। ये है यार, दोबारा से देखो इस चीज को, इस चीज को देखो दोबारा से। पहले एंगल बढ़ाया तो यहां से भी ज्यादा बेंड हो जाएगी लाइट, ठीक है। और एंगल बढ़ाएंगे और ज्यादा बेंड हो जाएगी वो, ठीक है। अब और बढ़ाएंगे तो और बेंड हो जाएगी। अब एक समय ऐसा आएगा कि भाई अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, अंदर की तरफ ही आ जाएगी, ठीक है। देखिए देखिए, दिख रहा है बच्चे आपको? कि देख के चीज समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, मैं जरा इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूं आपको जरा से, एक सेकेंड। हाँ भैया, मान लीजिए ये क्या है? ये आपकी भैया इंसिडेंट है, ठीक है। एक सेकंड जाओ, अरे अरे अरे, एक सेकंड इसको पॉज कर दिया। हाँ
मान लीजिए आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। अब लाइट को तो ऐसा जाना चाहिए था भाई, सीधी आई तो सीधी जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो लाइट थोड़ा सा क्या होगा भैया, नॉर्मल से दूर हट जाएगा, नॉर्मल से। अब मैं लाइट देखो इंसिडेंट रे का एंगल बनाऊंगा तो यहाँ पे और ज्यादा बैठ जाएगा, और एंगल बनाऊंगा और ज्यादा बैठ जाएगा, और एंगल बनाऊंगा, और एक समय ऐसा आएगा कि भैया ये अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ आ रहा है? अब सामने देखिए, इधर भाई ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आपको जरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, अब ये लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट के करते थोड़ा सा बेंड हो जाती है, तो जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसका एंगल बढ़ता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल अंदर की तरफ आ जाएगी। ठीक है बच्चे, कुछ इस तरीके से होने वाला है ये। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा, एक बार वीडियो को दोबारा से देख लो, देखिए एक बार दोबारा से देख लेंगे आप लोग, देखो यार दोबारा से भाई, यहां से एंगल बढ़ाएंगे, वो उधर से झुकना स्टार्ट हो जाएगी, और देखो और एंगल बढ़ाया और ज्यादा झुकने स्टार्ट हो गई वो रिफ्लेक्टेड रे। एक समय ऐसा है पूरा अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चे, इस तरीके से। ओके आगे बढ़े, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ आ गया, उसके बारे में पढ़ते हैं जरा, ठीक है सामने देखिए। हाँ बच्चे, अब जरा इसके बारे में समझते हैं। हाँ जी बच्चे, तो आपने क्या समझा, आपने समझा भाई जैसे जैसे हम इस लाइट को बेंड करते जाएंगे वैसे वैसे भैया ये भी बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक समय इसको और थोड़ा बेंड करेंगे तो ये और थोड़ी बेंड हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि इसको इतना बेंड करेंगे तो इधर ही आ जाएगी। ठीक है भैया, ये ऊपर की तरफ ही आ जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी सामने। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं, देखो when light enter obliquely from denser medium to rarer medium, जब लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाता है, भैया देखो इंसिडेंस लाइन है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, सॉरी 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 नॉर्मल से देखना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। भाई जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ेगा तो वैसे भैया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा आपका, तो भैया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका बढ़ जाएगा, इधर तो ये बढ़ रहा है, ये पहले इतना था अभी और बढ़ गया, एक समय ऐसा आएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा पूरा, 90 डिग्री हो जाएगा पूरा, और एक समय ऐसा आएगा कि अंदर की तरफ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्सीड्स क्रिटिकल एंगल द लाइट, भाई जब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस एंगल पर आकर लाइट रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाती है, जिस एंगल पे जाकर लाइट अंदर से रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाती है, बाहर की तरफ या तो नॉर्मल पे आ जाएगी या बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। ये किस एंगल को बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, जहां पे लाइट अंदर की तरफ नहीं जा रही है, जहां पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना बंद कर रही है, उसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या देखा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है तो एक समय ऐसा आ जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे क्रिटिकल एंगल तक आ जाता है। क्रिटिकल एंगल इन द सेंस भैया आप एक मीडियम से दूसरे में, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाती, लाइट उसी मीडियम पे रहती है, और जब एंगल क्रिटिकल एंगल को बढ़ाया जाता है तो लाइट जो है वो वापस आ जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, अंदर की तरफ नहीं जाती। समझ आ रहा है? इस पूरे को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी लाइट बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट द लाइट रिफ्लेक्ट इन द डेंसर मीडियम, लाइट जो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कोई दिक्कत परेशानी? भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। भैया देखो जब इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएंगे तो एक समय ऐसा हो जाएगा कि क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल को और बढ़ाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। समझ आया? लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी। ओके, तो ये डायग्राम भी चारों के चारों आपको बनाने की डेफिनेशन, काफी अच्छा टॉपिक है और इसके बारे में आपको लिखना है काफी अच्छे तरीके से। 11th क्लास में आप इसको है बहुत डीपली पढ़ोगे, 10th का बताना। आगे देखो, नेक्स्ट कंडीशन नेसेसरी फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए भैया कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? भाई आजकल हर जगह कंडीशन लग रही है, नहीं लग रही है? तो ये इसके लिए भी क्या कंडीशन देखो भैया, लाइट शुड एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू लोअर मीडियम। भैया लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर। ठीक है, अब the angle of incidence should exceed critical angle the light reflect in the denser medium। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया जाए और इतना बढ़ाया जाए कि वो क्रिटिकल एंगल तक पहुंचे और उससे भी ज्यादा हो जाए। इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ाया जाए तभी वो रिफ्लेक्ट होगी, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। समझ रहा है? ये नहीं कि लाइट को थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्रिटिकल एंगल तक पहुंचे ही नहीं। ठीक है, क्रिटिकल एंगल तक पहुंचो उसके बाद तब जाके लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। क्रिटिकल एंगल द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। भाई क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है। इधर देखो, इधर देखो भाई, ये रहा इंसिडेंट एंगल,
इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल जो है 90 डिग्री बन गया नॉर्मल के साथ। क्या बन गया? 90 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा 90 डिग्री होता है उस केस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब इसके बाद क्या होता है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला है। नेक्स्ट रेनबो। तो ये यहाँ आपने भैया पूरा समझ लिया इस टॉपिक को, ये टॉपिक आपने समझा। तो भाई अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है क्या? रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो भैया इसके बारे में देखा आपने, देखा भैया इसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है, तो इन सब चीजों के बारे में आपने देखा, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, वे इसके डायग्राम्स देखे, और इसी के अंदर आपने क्रिटिकल एंगल के बारे में भी पढ़ा। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है उस केस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल जब हमारा इंसिडेंट रे भैया बढ़ती है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा 90 डिग्री हो जाता है नॉर्मल के साथ, तो उस केस को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्लियर है बच्चे? अब बढ़ते हैं रेनबो की तरफ। एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भैया, पहले अपने दिमाग से ये सब चीजें क्लियर कर लो। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। देखो बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेनबो। आप सभी रेनबो को जानते हैं नहीं जानते? रेनबो मतलब इंद्रधनुष। रेनबो मतलब इंद्रधनुष। किस किसने रेनबो देखा भैया लाइफ में? देखा है? हाँ, सुबह रेनबो देखा, सभी ने देखा रेनबो भैया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सतरंगा आपने कहीं नहीं, आपने सतरंगा देखा है, इंद्रधनुष आपने देखा है। इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयर इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। अब भैया रेनबो की डेफिनेशन क्या होगी? रेनबो की डेफिनेशन होगी भैया एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है भैया, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि रेन शावर के बाद दिखाई देता है, बारिश के बाद दिखाई देता है। ठीक है, अब कैसे बनता है ये? तो रेनबो की डेफिनेशन समझ आ गई। इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि बारिश होने के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट, रेनबो इज ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। भैया देखो यहां पर सन होगा तो ये सन की अपोजिट डायरेक्शन में ही रेनबो बनेगा। ओह वाओ, शाबाश, ब्रिलियंट। ठीक है, तो भैया रेनबो जो होगा सन की अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। देन आगे थ्री फिनोमिना व्हिच आर इन्वॉल्व इन रेनबो फॉर्मेशन आर। भैया रेनबो फॉर्मेशन भैया दिखता सिंपल सा है लेकिन इसके पीछे तीन कारण होते हैं। ये रेनबो फॉर्मेशन के पीछे तीन कारण होते हैं। पहला होता है हमारा डिस्पर्शन, यानी सन की व्हाइट लाइट आती है भाई पानी की बूंद से पास, पानी की बूंद एक स्पेक्ट्रम, अब पानी की बूंद एक प्रिज्म जैसा काम करती है, पानी की बूंद से होके जाती है। यहाँ पे भैया डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ? मतलब व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट जाती है। ठीक है, दूसरा रिफ्लेक्शन, भैया लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीन चीजें इसके अंदर काम करती हैं। तो आपसे भैया क्वेश्चन आ सकता है कि भैया कौन कौन से फिनोमेना, आपसे एमसीक्यू में आ सकता है which of the following phenomena is not involved in the formation of रेनबो। भाई रेनबो की फॉर्मेशन में कौन सा फिनोमेना काम नहीं करता? आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे भैया, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। कुछ भी आपके टॉपिक आ सकता है तो याद रखना भैया, आपको बोथ ए बी एंड सी, बोथ 1 एंड 2 ये सब आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होता है, याद रखना इस बात का। आगे अब कैसे काम आता है भैया इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। हाँ भैया, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो भैया रेनबो बनता कैसे है इसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है। देखो सामने, देखो सम वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन सस्पेंडेड इन एयर आफ्टर रेन। भाई जब बारिश हो जाती है तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स अभी भी भैया हम कह सकते हैं बादलों में रह जाती है या फिर आसमान में हमारे एनवायरमेंट में रह जाती है, नमी के रूप में, मॉइस्चर के रूप में। ठीक है, अब दीज ड्रॉप बिहेव लाइक अ ग्रास प्रिज्म। भैया ये जो ड्रॉपलेट्स हवा में रह जाती है, ये देखो बारिश खत्म हो गई, यहाँ पे बारिश, अभी बारिश हुई यहाँ पर, भाई बारिश खत्म हो गई लेकिन बारिश की बूंदें अभी भी थोड़ी बहुत हमारे भैया वातावरण में है। ठीक है, अब ये जो बारिश की बूंदें होती है किस तरह काम करती हैं? ये बारिश की बूंदें भैया ग्लास के प्रिज्म की तरह काम करती है, ग्लास के प्रिज्म की तरह। ठीक है, when light enter the rain, अब जब ये सन से निकलने वाली लाइट रेन में एंटर करती है, जब सन से निकलने वाली लाइट रेन में एंटर करती है, इट फर्स्ट रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स। ये भैया रिफ्रैक्ट होती है और डिस्पर्स हो जाती है, मतलब यहां से टकरा के वापस जाती है और डिस्पर्स हो जाती है। यानी सनलाइट जब भाई रेन, ये देखो ये बारिश की बूंदें रखती है, सनलाइट जब बारिश में जाती है तो पहले तो ये रिफ्लेक्ट होती है, भाई देखो यहां से टूट गई, आई मीन एंटर करा, यहां से भैया एक बार रिफ्लेक्ट करेगी, 7 कलर में टूट जाएगी। जैसे ही वो भैया रेन पानी की बूंद में एंटर करे वो 7 कलर में टूट गए, 7 कलर में, एक सेकंड जाओ दोबारा। इस टॉपिक का भाई बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है। देखो हमने देखा भाई जैसे ही सनलाइट
किसी भी पानी की बूंद में जाती है तो भाई जाते के अंदर वो 7 कलर में टूट जाती है, ठीक है। अब 7 कलर में टूटने के बाद वो यहां से भैया रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सबसे पहले डिस्पर्जन होगा, रिफ्लेक्शन। भाई सबसे पहले जैसे ही बूंद अंदर आएगी तो भैया वो डिस्पर्स हो जाएगी बूंद भैया, जैसे ही ग्लास ग्लास में एंटर करेगी, जैसे ही भैया रेनबो में ड्रॉप्स पे एंटर करेगी वो 7 कलर्स में टूट जाएगी। 7 कलर्स में टूटने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट करने के बाद वो बाहर आ जाएगी और हमें एक रेनबो दिखाई देगा। एक बार दोबारा देखते हैं, इट फर्स्ट रिफ्लेक्ट, ये सबसे पहले रिफ्लेक्ट होगी और डिस्पर्स हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होगी थोड़ी सी, इधर एयर था ये वाटर था भैया। एयर क्या है, रेयर मीडियम, एयर क्या है, रेयर मीडियम, और ये क्या है, डेंसर मीडियम। अब जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो रिफ्लेक्ट होती है नहीं होती भैया, वो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्रैक्ट। तो भैया वो क्या करेगी भैया, देखो डेंसर, भाई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल की तरफ जाएगी, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ जाएगी। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है भाई, लाइट यहां सीधी आ रही थी, थोड़ी सी बेंड हो गई लाइट, लाइट थोड़ी सी बेंड हो गई, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बेंड हो गई, बेंड होने के बाद लाइट डिस्पर्स हो गई, 7 कलर में टूट गई। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला भाई रिफ्रैक्ट होगी लाइट, यानी जो सन से निकलने वाली रेज है वो पहले भाई बूंद में एंटर करेगी, एंटर करने के बाद थोड़ी सी बेंड होगी, बेंडिंग को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट। उसके बाद वो डिस्पर्स हो जाएगी 7 कलर में। पहले भैया लाइट आई, थोड़ी सी बेंड हुई, बेंड होने के बाद वो 7 रंग में टूट गई। लाइट आई, थोड़ी सी बेंड हुई, फिर 7 रंग में टूट गई, ठीक है भैया। लाइट आई, थोड़ी सी बेंड हुई, 7 रंग में टूट गई, ठीक है। पहले रिफ्लेक्ट हुआ, फिर डिस्पर्जन हुआ, लाइट आई, बेंड हुई, 7 कलर्स में टूट गई। मैं सॉन्ग के याद करो बड़ी तरीके से, पहले रिफ्लेक्ट हुआ, फिर डिस्पर्जन हुआ, याद रखना इस बात का। आगे then it reflect internally and again reflect as come out and drop, and the 7 colors reach the eyes of the observer in front of the rainbow। भाई यहां से दोबारा से रिफ्लेक्ट हुई, रे टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई, एक सेकेंड, टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बाहर निकली, और बाहर निकलने के बाद भैया हमारी आंखों में दिखाई दी। वो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ये पूरे के पूरे डेफिनेशन, पूरा का पूरा डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना है, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से इस डायग्राम को समझना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हमने डायग्राम देखा। आगे तो ये हमारा भाई रेनबो फॉर्मेशन भी पूरा हो चुका है। रेनबो फॉर्मेशन के अंदर भी 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा डिस्पर्जन, तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो गया, इसके अंदर भाई घूम गया, फिर दोबारा से बाहर आ गया, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरह ही है। इधर देखो, वैसे लाइट को बाहर जाना चाहिए था, वैसे रेज ऑफ लाइट को भैया पास होकर बाहर जाना चाहिए था, जाना चाहिए नहीं चाहिए था। ये कोई भी लाइट आएगी भैया रिफ्लेक्ट होकर बाहर तो जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बाहर नहीं गई, यहाँ पे जो लाइट आई वो क्रिटिकल एंगल से आई। जब लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आएगी तो लाइट भी यहीं से दोबारा से रिफ्लेक्ट हो गई। ये हमने पढ़ा था भैया, इधर देखो, यहाँ पे हमारा ये एक प्लेन सरफेस हो गया, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो गई लाइट। वरना लाइट ज्यादातर क्या होता है भैया, देखो हर बार रेनबो नहीं बनता, बहुत बार बारिश आती है, बहुत बार सन होता है, लेकिन रेनबो हर बार नहीं बनता। क्यों नहीं बनता हर बार, क्योंकि हर बार भैया क्रिटिकल एंगल तक नहीं पहुंच पाती, जो सनरेज होते हैं वो क्रिटिकल एंगल तक नहीं पहुंच पाती। देखो ये पानी की बूंद है, ये सन आएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, और यहां से बेंड होने के थोड़ी सी ऐसे निकल जाएगी, ऐसे होता है बात। लेकिन जब लाइट क्रिटिकल एंगल पे एंटर करती है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे एंटर करती है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भैया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और लाइट आई, थोड़ी सी बेंड हुई यहाँ पे, और जब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तब हमें भैया रेनबो दिखता है। तो रेनबो होने के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। वैसे क्या होता है, लाइट बाहर निकल जाती, लेकिन क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने की वजह से लाइट यहाँ टकरा के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, जिसकी वजह से हमें रेनबो दिखाई दिया। और लाइट जब बाहर निकलती तो भैया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें रेनबो दिखाई दिया, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, व्हाइट लाइट बन जाएगी बच्चे। हमने देखा था जैसे 2 प्रिज्म काम कर रहे थे भैया, यहाँ पे देखो एक बूंद से गई, दूसरी बूंद के द्वारा वो दोबारा यहाँ 7 कलर में टूटी, दूसरे बूंद से भाई दोबारा व्हाइट कलर हो गई। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर में बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो एक से जब वो 7 कलर में टूटती हैं, दूसरे दोबारा से व्हाइट कलर में हो जाती है। ठीक है, जब टोटल एक से ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तब रेनबो दिखता है। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो रेनबो नहीं दिखेगा, इस बात को समझ। ठीक है बच्चे, तो रेनबो होने के लिए, रेनबो दिखाई देने के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आगे देखते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में देखना, काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक सेकंड, तो ये हमारे कुछ लास्ट के टॉपिक्स बचे हैं, जल्दी से इसको पूरा करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन को। हाँ जी क्लास, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है, ये देखो, द रिफ्लेक्शन बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आप जानते हो भैया, अर्थ के चारों तरफ भैया बहुत सारी लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स होती है भाई, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर बहुत, ओजोन लेयर, बहुत सारी लेयर्स होती है हमारे अर्थ के चारों तरफ, ठीक है, गैसेस की बहुत सारी लेयर होती है हमारे अर्थ के चारों तरफ, जिसकी वजह से सन से आने वाली लाइट या फिर अदर आने वाली लाइट जो होती है वो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है भाई। जैसे जैसे इधर देखो, जैसे आप लोग पढ़ रहे थे कि भाई ये है रेयर मीडियम, अब भाई लाइट जो आती है वो स्पेस से आती है, कहां से आती है भाई, सन की जो लाइट आती है वो स्पेस से आती है। अब स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं होते, अब जहां पार्टिकल नहीं होते हैं, कहां होते हैं, वो रेयर मीडियम होता है, जहां पार्टिकल होते हैं वो डेंसर मीडियम होता है। अब भैया बात, जो लेयर्स रेस आती है वो अर्थ पे आती है, अर्थ में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो अर्थ होती है डेंसर मीडियम, अर्थ हो गई डेंसर मीडियम, और भैया अर्थ के चारों तरफ होती है बहुत सारी लेयर, बहुत सारी लेयर। तो ये सन से आने वाली लाइट जब आती है ना, यहाँ पे नॉर्मल मान के चले, तो ये जाना इसको सीधा चाहिए था, जाना, अरे जाना इसको सीधा चाहिए था, लेकिन भैया जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो क्या होता है, जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो क्या होता है भाई, नॉर्मल की तरफ आ जाती है लाइट, लाइट की आदत थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ आ जाती है, तो लाइट थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाती है, बस पता है, तो लाइट ना थोड़ी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। एक्चुअल में हमें जहां, इधर देखो, हमें स्टार दिखता है, देखो स्टार एक्चुअल में होता यहाँ पर है, इसमें होता सन यहाँ पर है, लेकिन हमें जो अंदर से देखने वाले को दिखेगा उसको दिखेगा भाई सन यहाँ पर है, हमें मिसप्लेस दिखेगा भैया। एक्चुअल में सन इधर है, वो सन से आने वाली लाइट थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो गई, जिसकी वजह से भैया लाइट जो है वो यहाँ पे देखने वाले को यहाँ पे दिख रही है भाई, सन से आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट करता हूं, सन से आने वाली, सन से आने वाली लाइट भी रिफ्लेक्ट हो गई। एक्चुअल में इसको ऐसा आना था, एक्चुअल में इसको ऐसा आना था, एक्चुअल में भाई, एक्चुअल में लाइट को ऐसा आता, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर लाइट यहाँ पर आई, तो देखने वाले को क्या दिखेगा, देखने वाले को सीधा लगेगा, देखने वाले लगेगा सन यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल पोजीशन सन की यहाँ पर है। भाई क्या बता रहे हो, नहीं समझ आ रहा, आगे देखो, एक चीज अब तुम देखो इधर। नेक्स्ट, तो भैया आप ये समझ चुके हो कि अर्थ के आसपास बहुत सारी लेयर्स होती है, जिसकी वजह से जो स्पेस से आने वाली लाइट होती है, सन से आने वाली लेयर्स ऑफ लाइट होती है, वो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इससे क्या होता है, अपीयर फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अपीयर फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस बिहाइंड अ हॉट ऑब्जेक्ट और फायर। अब ये उसी का एग्जांपल देखो, मान लीजिए गर्म कढ़ाई है भाई, आपने जब भी भटूरे वाले को देखा होगा, गर्म तेल होता है वो, तो उसके आसपास जब भाई बहुत सारा धुआं निकलता है ना, तो उसके अंदर आर पार देखोगे तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, ऐसा होता नहीं होता, ये किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से भैया, मतलब वहां पे डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम ऐसा कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो धुंधला दिखता है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ये इसकी कॉज है। दूसरा, स्टार्स नियर द हॉरिजॉन अपीयर्स स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजीशन। भैया तारे, इधर देखो, सन भी एक तरह का स्टार है, जहां पर सन होता है या जहां पे जो भी स्टार होते हैं हमें उससे वो ऊपर दिखाई देते हैं, एक्चुअल पोजीशन में दिखाई नहीं देते भाई, देखने वाले को लगेगा भाई सन यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअल में सन यहाँ पर है भाई। एक्चुअल में जो भी ऑब्जेक्ट होती है हमें उससे उसकी पोजीशन अलग दिखाई देती है, तो ऊपर दिखाई देती है, इधर तो दिखाई देती है, एक्चुअल पोजीशन से हमें जो भी चीज है वो हट के दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि लाइट भैया रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पर पड़ती है, लेकिन हमें लगेगा लाइट तो सीधी आई है, हमें भाई देखने में लगेगा लाइट सीधी आई है, हमें दिखेगा सन यहाँ पर है, लेकिन सन एक्चुअल में यहाँ पर नहीं है, सन यहाँ पर है, जहां हम देखते हैं उस वहां पे सन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मान लीजिए आपके पास ऐसी शक्ति आ जाए कि आप उड़ के स्पेस में जा सको, ठीक है, मान लो आप भाई तारा पसंद आ गया आपको, मतलब आप कह रहे हो ना भाई मैं तेरे तारे तोड़ लाऊंगा, चांद तारे तोड़ने वाली बात कर रहे हो तुम उसके लिए, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास शक्ति आ गई, तुम उड़ रहे हो, तुम चांद की तरफ जा रहे हो भाई, उड़कर तुम चांद की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तुम बिल्कुल सीधे जा रहे हो चांद की तरफ, लेकिन जब तुम स्पेस से बाहर आए तुमने देखा अरे चांद तो धरती से सीधा दिखाई देता, लेकिन चांद तो नीचे की तरफ है, तुम गए ऊपर की तरफ भाई, तुम यहाँ पर गए लेकिन चांद नीचे था, तुम लोग धरती से तो चांद ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो नीचे है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भैया लाइट जो है थोड़ी रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो हमें अर्थ से देखने में ऐसा दिखाई देता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखाई देती, उससे ऊपर दिखाई देती है, ये भैया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, आई होप आपको थोड़ी चीजें गेट हो रहा होगा। आगे, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। अब से ऐसा भैया ऐसे उससे होता है, सूरज जल्दी उग जाता, मतलब सूरज भैया उगा नहीं होता, हमें जल्दी उगा हुआ दिखाई देता है, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, और डूब जाता है लेकिन हमें बाद में डूबता हुआ दिखाई देता है, ऐसा कुछ।
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे टिमटिमाते हैं, कभी लाइट बढ़ रही है कभी लाइट कम हो रही है, एटमॉस्फेयर डिफ्यूजन की वजह से ही होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, an object placed behind the fire or hot surface appear to flickering when see through the air। अब इसके रीजन दे रखे हैं यहाँ पे भैया, एक नया रीजन आपसे पूछा जाएगा, याद रखना। आपके पीछे रीजन दे रखे हैं भाई, ऐसा क्यों होता है, रीजन बता रखा है आपको। देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी गर्म चीज के उस तरफ रखी होती है, मान लो यहाँ पे कढ़ाई रखी हुई है, इसके यहाँ पर भैया एबीसीडी लिखी हुई है, एबीसीडी वाला चार्ट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको एबीसीडी हिलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, देखो, द एयर above hot surface become hot and rise, the space is occupied by cool air, the refractive index of hot is less than the cool air, so the physical condition of the medium are not constant due to changing refractive index of medium, the light appear to come from different directions, it result in fluctuation of apparition position of light। देखो, जब हम किसी गर्म चीज के ऊपर देखते हैं तो उसके ऊपर जो गैस होती है ना, वो गर्म के ऊपर से, आपको पता है भाई गर्म गैस ऊपर की तरफ जाती है, तो उसके ऊपर जो गैस होगी वो ऊपर चली जाएगी, और इसकी जगह दूसरी गैस है, इसकी जगह कोई ठंडे पार्टिकल्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब वो ठंडे पार्टिकल्स भी गर्म होकर ऊपर चले जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे, तो गर्म पार्टिकल्स का ऊपर जाना, ठंडे पार्टिकल्स का आना, इसकी वजह से क्या होगा, उनका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आगे देखोगे, अभी आपको इतना नहीं करना, उनका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उस वो बार बार चेंज होता रहेगा भैया, पार्टिकल्स आएंगे गर्म होकर ऊपर चले जाएंगे, या दूसरे पार्टिकल्स आएंगे गर्म होकर ऊपर चले जाएंगे, तो बार बार रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से आपको जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लिकर यानी हिलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इस वजह से तो भाई ये आपका इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो, सो कॉपी में लिखना है इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, हमें फायर के पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लिकर करती हूँ क्यों दिखाई देती है भैया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से बार बार भाई कूल गैस आती है, हॉट गैस ऊपर चली जाती है, तो बार बार ऐसा होने की वजह से हमें जो भी चीजें हैं वो ऐसे फ्लिकर करती हुई दिखाई देती हैं। आगे सेकंड सेकंड पॉइंट भाई, ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, बट एक बार देख लेंगे इसको लिखना कैसे है, इसको बनाना कैसे है। देखो, स्टार when seen near the horizon appears slightly higher than their actual position due to atmospheric reflection। देखो, अब मान लो ये अर्थ है, ठीक है भाई, एक्चुअल पोजीशन स्टार यहां पर है, लेकिन जब इसकी लाइट आएगी तो भैया वो थोड़ी सी बेंड, भाई लाइट को सीधा जाना चाहिए था, भाई इसमें लाइट है वो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ेगी, तो हमें दिखाई देगा कि भाई देखो, हमें लगेगा लाइट तो सीधी आई है, तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा स्टार, लेकिन एक्चुअल में स्टार यहाँ पर होगा। ठीक है, ये भैया ऐसा होगा, लाइट की लाइट आएगी थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, आएगी बेंड होकर हमारी आंखों में पड़ेगी, लेकिन हमें तो सीधा दिखाई देगा, हमें दिखेगा भाई लाइट सीधा है, तो हमें एक्चुअल में यहाँ दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में स्टार यहाँ पे होता है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से एक्चुअल में जहां पर स्टार या कोई भी प्लेनेट होता है वो एक्चुअल में जहां होता है हमें वहां नहीं दिखाई देता, हमें उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। क्लियर है, आगे ठीक है, आगे द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। भैया अर्थ का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है भैया ऊपर से नीचे की तरफ आते आते वो इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार नियर द होराइजन हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, एज अ रिजल्ट द स्टार अपीयर है। तो वही मैंने बताया कि भाई जो स्टार से आने वाली लाइट है ना वो रेयर मीडियम, भाई स्पेस में रेयर मीडियम होता है, स्पेस से डेंसर मीडियम में आती है तो वही नॉर्मल की तरह झुक जाता है और उसकी लाइट बेंड हो जाती है, जब हमारे यहाँ पर पड़ते तो हमें दिखता है वो तो सीधा होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में भैया वो यहाँ पर नहीं है, वो नीचे है, उसकी लाइट बेंड हो गई थी जिसकी वजह से हमें वहां पे दिखाई दे रहा है, बस याद रखो भाई लाइट बेंड हो गई थी जिसकी वजह से वहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कह सकते हो उसका क्लोन है वो, एक्चुअली वहां पे वो है नहीं। ठीक है, अब एडवांस सनराइज, भैया हमें सूरज पहले ही उगते हुए दिखाई दे जाता है, हम उगा नहीं, हमें पहले ही दिखाई दे जाता है, हम भविष्यवाणी कर लेते हैं। देखो बच्चा, ऐसा क्यों होता है, सन अपीयर अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज as the sun remain visible for above 2 minutes after actual sunset। देखो सूरज जो है भैया उगने से 2 मिनट पहले हमें उगता हुआ दिखाई दे जाता है और डूबने से 2 मिनट बाद तक, डूबने के 2 मिनट बाद तक हमें 2 मिनट दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। देखो नेक्स्ट, when the ये इंपॉर्टेंट भैया, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, when the sun is below horizon, भैया सन जो बिलो होराइजन होता है, the rays have to pass from the rarer to denser medium, so ray bend toward the normal, as a result the sun appear higher than its actual position। देखो बच्चे, ये अर्ली सनराइज, देखो बच्चे जब सन राइजिंग सन, भाई सन यहाँ पर है, सूरज यहाँ पर है, सूरज यहाँ पर है, ठीक है, अब ये रेयर मीडियम है और ये एटमॉस्फेयर क्या है, डेंसर मीडियम। भाई सन यहाँ से आई, इधर देखो रेस यहाँ से आई, रेस यहाँ से आई, ठीक है, ये नॉर्मल दे रखा है आपको,
तो नॉर्मल से थोड़ी सी बेंड हो गई, नॉर्मल से थोड़ी सी बेंड हो गई। अब बेंड होने के बाद में बेंड हो गई, बेंड होने के बाद में हमारी आंखों में पड़ी, ठीक है, लेकिन हमारी आंखों को क्या दिखाई देगा, हमारी आंखों को दिखाई देगा भाई सन तो सीधा है, हमारी आंखों को दिखाई देगा भाई सन सीधा है, ठीक है, तो हमें एक्चुअल में सन यहां दिखाई देगा, बट एक्चुअल में सन यहां पर है, ठीक है बच्चे। इस वजह से होता है भैया अर्ली सनसेट, हमें 2 मिनट पहले सन दिख जाता है, इस वजह से इस सन की रेस हॉराइजन से आती है, हॉराइजन मतलब वो पॉइंट जहां पर भैया स्पेस और अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है, उस जगह को हॉराइजन बोलते हैं, स्पेस और अर्थ, जहां पे स्पेस और अर्थ जुड़ती है उस जगह को हॉराइजन बोलते हैं। तो जब सन से निकलने वाली रेस हॉराइजन पे टकराती है, वो बेंड होकर हमारी आंखों पर पड़ती है और हमें दिखता है भाई वो सीधा ऊपर है, ठीक है, हमें बेंडिंग नहीं दिखती, हमें नहीं दिखता वो बेंड हो क्या है, हमें दिखता है भाई वो सीधा ऊपर है सूरज, तो हमें 2 मिनट पहले सूरज दिख जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। सेम ऐसा होता है जब सूरज डूबता है, भाई सूरज डूबता है भाई नहीं, अब भाई सूरज डूब चुका है, सूरज यहाँ पर डूब चुका है, लेकिन इससे आने वाली जो रेज, इससे आने वाली जो लाइट है भाई, जब वो हॉराइजन पे टकराएगी, बेंड होकर हमारी आंखों पड़ेगी, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा वो तो सीधा है, अभी ऊपर ही है, वो अभी भी ऊपर ही है। तो भैया उगने से पहले भाई, राइज होने से 2 मिनट पहले दिख जाता है, और सनसेट होने के बाद भी हमें 2 मिनट बाद तक वो दिखाई देता है, उगने से 2 मिनट पहले दिख जाता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन भाई बड़ा फंडा है, ठीक है भैया, समझ आ रहा है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे डायग्राम बना रखे वैसे के वैसे आपको डायग्राम बनाने, आंख कैसे बनाना, आंख कैसे बनाना, इजी, ठीक है बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, देखो बच्चे, stars are very far from us, so they behave as a point source of light, since the physical condition of the earth atmosphere are not constant, the light from the star position to come from different direction, this result in fluctuation of appearance of position of sunlight। देखो बच्चे, स्टार्स होते हैं, देखिए स्टार्स जो होते हैं वो अर्थ से करोड़ों मील दूर है, बहुत दूर है, ठीक है, अब इससे लाइट आई भैया, अर्थ का एटमॉस्फेयर भैया हिलता डुलता रहता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर हिलता डुलता रहता है, मींस गैसेस है भैया, गैसेस तो फ्लो होती रहती है, ठीक है, इसकी वजह से भैया पहले जब लाइट सीधी हमारी आंखों पर पड़ गई, लेकिन अब दूसरे मिनट वो लाइट आ रही है तो भैया वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, तो एक समय हमें लाइट चमकता हुआ दिखाई दे रहा है तारा, लेकिन दूसरे ही समय हमें तारा बिल्कुल डिम दिखाई दे रहा है, फिर अगले मिनट लाइट दोबारा चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कांस्टेंट नहीं है भैया, वो मूव करता रहता है भैया, जो लाइट्स वगैरह जो एयर वगैरह है वो मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से भैया लाइट डायरेक्टली हम तक डायरेक्टली नहीं आ पाती भैया, कोई सीधा रास्ता नहीं है कि डायरेक्टली लाइट सीधा आप तक ही आएगी भैया, लाइट को बहुत बार बेंड होना पड़ता है, बेंड होने के बाद आपके आंख पड़ता है, तो कभी बेंड हो जाती है कभी बेंड नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, एक समय आपको लाइट जो चमकता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है, एक समय आपको कम चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर जब लाइट सीधी आपकी तरफ आ रही है फिर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर जब लाइट आपकी तरफ सीधी नहीं आ पाई तो कम चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसी ज्यादा चमकने कम चमकने की वजह से आपको क्या होता है, आपको दिखता है कि तारा टिमटिमा रहे हैं, टिमटिमाने का मतलब क्या होता है, कभी चमक रहा है कभी नहीं चमक रहा है, कभी चमक रहा है कभी नहीं चमक रहा है, ठीक है, तो इस वजह से होता है क्योंकि स्टार्स हमसे बहुत दूर है, उससे आती हुई लाइट में भैया बहुत टाइम लग जाता है, कभी तो सीधी आती है, कभी भैया एटमॉस्फेयर कांस्टेंट ना होने की वजह से भैया इधर उधर निकल जाती है, ठीक, इस वजह से। आगे, the amount of light coming from stars also vary due to changing refracting index of atmosphere। अब ये एटमॉस्फेयर का इंडेक्स जो है वो भी बदलता रहता है, इसलिए जो लाइट है कभी सीधी सीधी कभी पूरी आ जाती है कभी पूरी नहीं आ पाती। हाँ, आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। हाँ जी, the stars appear bright when more light from stars reach our eye, and the same star appear dull when less amount of light reach our eyes। तो आपको लगे जब तारे से भैया पूरी लाइट आपकी आंखों तक पहुंच जाएगी तो आपको ब्राइट दिखाई देगा, जब भैया एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से या फिर किसी वजह से पूरी लाइट आपके पास नहीं आ पाई तो आपको डल दिखाई देगा कि भाई इसमें चमक नहीं है, ठीक है। आगे, But these effects are responsible for twinkling of stars। मतलब इन्हीं की वजह से ये तारे जो है वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है why stars are twinkling, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये तारे हमसे बहुत दूर हैं, इनसे आती हुई लाइट भी हम तक सीधी नहीं आती है, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से कभी सीधी लाइट हम तक पहुंच जाती है, कभी दूसरे ही पल सीधी लाइट हम तक नहीं पहुंचती। जब सीधी लाइट हम तक पहुंच जाती है हमें लगता है तारा बहुत चमक रहा है, जब सीधी लाइट हम तक नहीं पहुंचती तो हमें लगता है तारा नहीं चमक रहा है, तारा डल है। तो एक समय चमकता हुआ दिखाई देगा, दूसरे समय बुझा हुआ दिखाई देगा, भैया चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब पढ़ रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट का फैलना। देखो बच्चे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है? देखो बच्चे, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय कोलाइड
पार्टिकल्स। अब भाई लाइट किसी चीज से टकराकर, भाई लाइट आई, लाइट किसी से टकराकर भैया फैल गई, लाइट किसी से टकराकर फैल गई, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे मान लीजिए इधर देखो, इधर देखो भाई, ये लाइट है, अभी लाइट है। अब देखो इसके ऊपर मैं कोई पार्टिकल रख दूंगा तो भाई इधर देखो, यहाँ पर मेरे हाथ रखने से भैया सारी की सारी लाइट ना मेरे अंगूठे में फैल गई, ये सारी की सारी लाइट मेरे अंगूठे में फैल गई। ठीक है बच्चे, इधर देखिए पास से, भाई अभी ये सीधी लाइट है, ठीक है, जब मैंने इस पे अंगूठा रख दिया तो अभी वो लाइट सीधी जा रही है, लाइट की बहुत सारी रेज निकल रही है। अब जब मैं इसके ऊपर कोई कोलाइड सॉल्यूशन रख दूंगा तो ये सारी की सारी लाइट मेरे अंगूठे में फैल गई। ठीक है, इसको बोलते हैं भैया कोलाइडल स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये लॉ ऑफ रेफ्लेक्ट, तो ये आपका जनरली लॉ ऑफ रेफ्लेक्ट आपको दे रखा है, जनरली आपके अभी नहीं आने वाला है, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले अभी, क्योंकि 11th क्लास का कांसेप्ट है। आगे देखो लॉ ऑफ रेफ्लेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग जो होता है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ की पावर 4। स्कैटरिंग डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ की पावर 4 पे, ये आपको बस याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, बाकी इस पे क्वेश्चन बनने भाई बाद में, अभी नहीं बनने वाले क्वेश्चन, टेंशन नॉट। ठीक है, तो ये आपको भैया रेफ्लेक्टिंग का फॉर्मूला होता है, स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन वेवलेंथ की पावर 4। ठीक है, तो आपको ये वाला कांसेप्ट भी हो गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब लाइट का फैल जाना, लाइट का किसी कोलाइडल सस्पेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन से टकरा के फैल जाना। कोलाइडल सॉल्यूशन आप 9th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। ठीक है बच्चे, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी हो चुका है। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। भाई टिंडल इफेक्ट भी कुछ स्कैटरिंग की तरह ही है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, when light pass through a collider its path become visible, this is called Tyndall effect। देखो बच्चे, जब लाइट किसी टिंडल इफेक्ट से पास किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होते हैं तो भैया उसका रास्ता दिखाई देने लग जाता है, उसका पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है, उसका पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है, जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आप देखोगे भैया एक अंधेरा कमरा है, उसकी कोई खिड़की टूटी हुई है, वहां से सनराइज आ रही है, तो आपको उसका रास्ता दिखाई देगा पूरा पूरा कि भाई सनराइज ऐसे आ रही है ना, इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, मतलब लाइट का रास्ता दिखाई देगा, लाइट का रास्ता दिखाई देगा। लाइट फैल जाएगी तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का रास्ता दिखाई देगा, तो जैसे लेजर लाइट है, लेजर लाइट चला तो लेजर लाइट का रास्ता दिखाई देता ना, वो टिंडल इफेक्ट होता है। लाइट अगर फैल रही है तो स्कैटरिंग, लाइट का रास्ता दिखाई दे रहा है तो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अगले एग्जांपल, path of light become visible when light enter a dark room and dusty room through a slit or ventilation। तो आपको ये बता रखा है बंद अंधेरे कमरे में जहां पे बहुत सारे धूल हो, वहां पे आपको सन का रास्ता वगैरह दिखाई देता है। path of light become visible when light pass through dense canopy of trees in a forest। भैया मान लो घना जंगल है, तो भाई ऊपर से सूरज की रोशनी आती है ना, भैया ऐसी लाइन में आती है, ठीक है, तो आपको वहां पे लाइट का रास्ता दिखाई देता है, तो लाइट का रास्ता जहां पे भी दिखाई देगा वो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, जहां पे भी लाइट फैल रही है वो क्या है, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट फैलना स्कैटरिंग, लाइट का रास्ता दिखाई देना टिंडल इफेक्ट। ठीक है बच्चे, आगे तो ये भी समझ आ गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट। भाई बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आगे, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। अब जब लाइट फैलती है, जब लाइट फैलती है तो उसका कलर भाई किस रंग में फैलेगी वो, तो उसका कलर डिपेंड करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं भैया। हाँ जी बच्चे, तो इस टॉपिक में हम बता रहे हैं कि जब लाइट फैलती है तो उसके अंदर के कलर, जैसे मान लो भाई व्हाइट लाइट फैल रही है तो उसके अंदर के कौन सा कलर फैलेगा कौन सा कलर नहीं फैलेगा, इस बारे में देखते हैं। देखो बच्चे, तो हमने देखा है वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ। देखो पहला है, इफ पार्टिकल्स आर वेरी फाइन दे स्कैटर मेनली द ब्लू कलर ऑफ लाइट शॉर्टर वेवलेंथ। भाई जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी वो ज्यादा फैलेगा, जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी वो ज्यादा फैलेगा। भाई देखो शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ तो भैया वो ज्यादा स्कैटर करेगा, मोर स्कैटरिंग, मोर स्कैटरिंग। तो आप देखोगे भाई गैंग होती है, गैंग में जो सबसे छोटा बंदा होता है वो बहुत छोटा होता है, वो बहुत फैलता है। एक गैंग में जो छोटा बंदा होता है वो बहुत फैलता है, लेकिन भाई जो गैंग में बहुत लंबा छोटा अट्टा कट्टा बंदा होता है वो बिल्कुल भी नहीं फैलता। ठीक है भैया, तो आप ऐसे कह सकते हो शॉर्ट वेवलेंथ होगी तो भाई ज्यादा स्कैटरिंग होगी, और सबसे छोटी वेवलेंथ होती है ब्लू कलर की, सबसे छोटी वेवलेंथ होती है ब्लू कलर। भाई इसीलिए आपको आसमान नीला दिखाई देता है, क्योंकि जब सन से व्हाइट लाइट आती है तो भाई ये तो उस व्हाइट लाइट जब ब्रेक डाउन हो जाती है, व्हाइट लाइट जब स्प्लिट हो जाती है तो उससे ब्लू कलर, सबसे ब्लू कलर की वेवलेंथ छोटी होती है, तो पूरी आसमान में भैया ब्लू कलर फैल जाता है, जिसकी वजह से आपको आसमान ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो भैया व्हाई स्काई इज टू बी अपीयर एज ब्लू, भाई स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, इस ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा छोटी होती है, इसके कारण इसलिए वो बहुत ज्यादा स्कैटर हो जाता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है। ठीक है, आगे, मीडियम साइज पार्टिकल स्कैटर मेनली द रेड कलर द लॉन्गर वेवलेंथ। अब ये देखो रेड कलर सबसे कम फैलता है, रेड कलर भैया सबसे कम फैलता है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है लॉन्गर वेवलेंथ।
आप देखोगे जो भी डेंजर के निशान होते हैं ना, डेंजर वाले, वो सभी रेड कलर से होते हैं, क्योंकि भैया ये कोहरे वगैरह में भी आराम से दिख जाता है। कोहरा भैया, फॉग वगैरह होता है, धुआं वगैरह होता है, इसमें भी बहुत आराम से दिखाई देता है। ठीक है, मान लीजिए इधर डेंजर का निशान किसी ब्लू कलर में दिखाई देगा, तो भैया ब्लू कलर कोहरा के समय या फिर मान लीजिए ओस जब पड़ रही होती है उसके समय आपको नहीं दिखाई देगा। तो भाई रेड कलर जो होता है वो फैलता बहुत कम है, जिसकी वजह से भैया वो फॉग वगैरह में आपको, धुएं वगैरह में, कोहरे वगैरह में बहुत इजीली दिख जाएगा आपको। आगे सामने, even larger particles splatter all the colors of light, then the white is appear white। तो ये larger particle की scatter होता है, आपको ये बता रखा है आगे। वो wavelength of red light is about 1.8 times of the blue light। अब रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है ब्लू लाइट के मुकाबले 1.8 टाइम्स होती है, 1.8 गुना होती है, डबल से भी ज्यादा, डबल से भी 1.8 टाइम्स होती है। संजय आपको ये बताया। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, ये देखो इसमें हमने पढ़ा जब व्हाइट लाइट स्कैटर होती है तो उसके जो कलर्स होते हैं वो कौन कौन से फैलते हैं, तो भैया ब्लू कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा फैलता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा छोटी होती है, इसकी वजह से आपको आसमान ब्लू दिखाई देता है। और सबसे कम कौन सा कलर फैलता है, रेड वाला, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, इसलिए वो स्कैटर नहीं करता। वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, स्कैटर नहीं करता, इसलिए भैया डेंजर वगैरह में, भैया डेंजर वगैरह के निशान में आपको रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए Why danger sign are made of red color? Danger sign को red color से क्यों बनाया जाता है? Red is the least scattering color. It is least scattering and fog and smoke can seen in the same color over a long distance. So danger sign are made in red color। देखो रेड कलर सबसे कम फैलता है, तो ये फॉग वगैरह के टाइम पे, स्मोक वगैरह के टाइम पे ये फैलता नहीं है और ये दूर से भी दिखाई दे जाता है, इसीलिए। ठीक है, आगे Why the color of sky appear blue on a clean day? क्या आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? देखो बच्चों, the upper layer of atmosphere contain very fine particles of water, vapor and gases। These particles are more effective in scattering of light of shorter wavelength, mainly bluer than larger wavelength, so they the sky blue appear blue। देखो हमारे एटमॉस्फेयर की जो अपर लेयर होती है, हमें बहुत ज्यादा वाटर पार्टिकल, बहुत ज्यादा वाटर वेपर होती है, बहुत ज्यादा ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, और उस लाइट को उस कलर को स्कैटर करते हैं जिसकी वेवलेंथ बड़ी छोटी होती है। तो ये क्या करते हैं भैया, व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट में जिसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होती है उसको फैला देते हैं। मान लीजिए अगर रेड कलर की वेवलेंथ छोटी होती ना, तो हमें पूरा आसमान रेड कलर का दिखाई देता है, पूरा आसमान। ठीक है, तो वही होता है कि भैया ये जो कलर्स होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, गैसेस पाई जाती है, वेपर पाए जाते हैं, ये भैया शॉर्ट वेवलेंथ वाले पार्टिकल्स को भैया स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, जिससे भैया हमें जो आसमान है वो भैया ब्लू दिखाई देता है। क्लियर है? ये कुछ क्वेश्चन से पढ़ नहीं आ रहा था, क्वेश्चन समझा रहा हूँ साथ साथ। How does the sky appear to an astronaut in the space or to a passenger or of jet plane at high altitude? मतलब आसमान अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता होगा? The sky would appear dark to an astronaut in the sky as scattering, not very prominent at such high altitude due to absence of particle। देखो बच्चे, जब जब बहुत ऊंचाई से आसमान को देखा जाता है तो आसमान नीला काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे भैया स्कैटरिंग नहीं होती लाइट्स की, कलर की स्कैटरिंग नहीं होती, वहां पे ऐसे पार्टिकल नहीं होते जो लाइट को स्कैटर कर सके। सेकंड, व्हाई क्लाउड अपीयर व्हाइट? भैया क्लाउड व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं? सामने क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय वाटर वेपर। क्लाउड्स जो होते हैं वाटर वेपर, जलवाष्प के बने होते हैं, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ पार्टिकल्स। अब ये वाटर वेपर जो होते हैं, आई मीन क्लाउड्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे वाष्प, जल वाष्प होता है, बहुत सारे पानी के कण होते हैं। ऑल कलर्स ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड एंड क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। अब भैया उसके अंदर क्या होता है, देखो व्हाइट लाइट आती है, फैल जाती है, दोबारा से दूसरे पार्टिकल, अभी जैसे हमने देखा था व्हाइट लाइट आती है, स्कैटर हो जाती है, लेकिन दोबारा से जब वो पास होती है दोबारा से व्हाइट लाइट बन जाती है। तो इसकी वजह से हमें जो क्लाउड है वो व्हाइट दिखाई देता है, उसके अंदर भाई कलर फैलते हैं, लेकिन दूसरी पार्टिकल से भाई दोबारा से वो स्कैटर हो जाता है, तो हमें व्हाइट कलर के क्लाउड दिखाई देते हैं। आगे, व्हाई कलर्स ऑफ सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज। भैया सूरज हमें लाल क्यों दिखाई देता है भैया उगते समय और डूबते समय? देखो बच्चों, व्हाइल सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ द सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर रेड ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। द sun is near horizon and therefore the sunlight has to travel larger distance in atmosphere due to the most of the blue light shorter wavelength are scattered away from the particle. The light of longer wavelength will reach our eyes. This is why sun appeared
रेड इन द कलर। तो आपको बोला गया भैया देखो जब सूरज उगता है सूरज डूबता है तो और हॉराइजन से भैया वो बहुत दूर होता है, मतलब उसका डिस्टेंस हॉराइजन से बहुत दूर होता है, और उस केस में जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले कलर होते हैं वो स्कैटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। भाई डिस्टेंस ही मैटर करता है, भाई जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है हॉराइजन से, और उस केस में जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर करते हैं इसी के रेड कलर। ठीक है आगे। व्हाई प्लैनेट नॉट ट्विंकल, भैया प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? क्योंकि प्लैनेट्स जो है स्टार के मुकाबले पास है, स्टार्स बहुत दूर है, प्लैनेट पास होते हैं इसलिए। अब देखो द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एज द सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स। भैया स्टार्स के मुकाबले प्लैनेट्स हमारे पास बहुत ज्यादा पास होते हैं इसलिए हमें वो टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। हाँ जी क्लास आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आज कराए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत तरीके से करके लाने हैं। आज का होमवर्क इन सभी क्वेश्चंस को आपको करके लाना है, समझ के लाना है। ठीक है क्लास, चैप्टर आपका फिनिश हुआ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।